9वां पॉइंट है शिल्प विधान। आदिकालीन साहित्य का काव्य रूप जहाँ मनोरम है, वहीं शिल्प विधान अतीव आकर्षणमय है। साहित्य में शिल्प विधान के अंतर्गत एक क्रांति का जन्म हुआ। विभिन्न छंदों का प्रयोग मानव की बदलती प्रवृत्ति के अनुसार इस साहित्य में देखने के लिए मिलता है, जिसका प्रयोग हिंदी के आने वाले बड़े कवियों ने भी किया है। तुलसीदास द्वारा अपनाई संवाद शैली इसका एक सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित्र काव्य लिखने की कहानी प्रथा, लौकिक रस की रचनाओं में लिखने की प्रवृत्ति, संदेश राशक और विद्यापति पदावली, बौद्ध और नाथ सिद्धों के उपदेशात्मक, हठयोग की प्रचारात्मक रचनाएं और अन्य धार्मिक रचनाएं, हरिवंश पुराण, भविष्यत का आदि रचनाएं मुख्य रूप से इस साहित्य में देखने के लिए मिलती है। आदिकालीन साहित्य का यदि विवेचन किया जाए तो आदिकाल में विविध जनपदों में जो साहित्य रचा गया, संचार साधनों को अविकसित परिस्थितियों के कारण से उनका परस्पर बहुत संपर्क रहा होगा, ऐसी समझ में नहीं आता। इसीलिए जहाँ उस तरह की एकात्मकता नहीं दिखती, वहीं प्रवृत्ति भक्ति और रीतिकाल में द्रष्टव्य है। नाथों की वाणियाँ अवश्य पूरे उत्तर भारत में फैल गई, जिसका उत्तराधिकार आगे संत कवियों को मिला। आदिकाल कहने से किसी साहित्यिक विशेषता के भी में नहीं बांधा जा सकता, बल्कि वीरगाथा काल अभिधान से एक निश्चित प्रवृत्ति प्रकट होती है। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रिय है। वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल के ने प्रस्तावित किया है। इस नामकरण के पीछे दो पुष्ट तर्क साफ देखे जा सकते हैं। एक तो यह कि आदिकाल की अन्य काव्य धाराओं जैसे सिद्धनाथ जैन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी धर्म साधना से रहा है, जबकि वीरगाथात्मक रासो काव्य चाहे वीरत्व मूलक हो या फिर श्रृंगार मूलक, जैसा भी हो, अधिकांश दोनों का मिश्रण है, अपनी प्रकृति में पूरी तरह से एक है। दूसरे वह ये द्रष्टव्य है कि वीरगाथात्मक काव्यों की लीला भूमि और रचना भूमि ठीक मध्य देश का केंद्र रहा है। वहाँ उनकी घटनाओं का सीधा संबंध दिल्ली और आगरा से जोड़ा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जिज्ञासा कि आदिकाल के अंतर्गत ठेठ मध्य देश के साहित्य की रचना हो रही थी। अभी इसका कोई संतोषजनक समाधान भले ही न मिल सका हो, पर उस क्षेत्र के जीवन क्रम को प्रभावित करने वाली घटनाओं का चित्रण इस काल के अंतर्गत रासो काव्यों में ढूंढा जा सकता है। आदिकाल को विचारने सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व जो अमीर खुसरो के बारे में हमने पहले चर्चा की, अमीर खुसरो के कृतित्व का एक महत्वपूर्ण तथ्य ये उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा है। वह सामासिक संस्कृति की सच्ची रचना है। हिंदू मुसलमानों का जहाँ सीधा द्वंद्व हिंदी कवि ने चित्रित किया है, वहाँ वह वीरों का युद्ध है। किसी एक पक्ष के प्रति घृणा और द्वेष उत्पन्न करने का प्रसंग नहीं है, चाहे वह चंद्र बरदाईकृत पृथ्वीराज रासव हो या किसी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत। खुसरो के यहाँ साहित्य और संगीत की ज़रूरतें एक दूसरे से घुल मिल गई है। अरस्तु ने संगीत के समाज के लिए उपादेय माना था, क्योंकि वह धार्मिक उत्तेजनाओं को शमित करता है, और कविता को एक वांछनीय मानता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कविता वासनाओं को पुरस्कृत करती है। खुसरो ने दोनों को मिला दिया, साहित्य को संगीत से और हिंदू को तुर्क से। इस दृष्टि से हिंदी की सिद्धनाथों से आरंभ अद्वैत रहस्यमयी परंपरा सीधे जुड़ जाती है। पृथ्वीराज रासव का विधान ऐसा है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह चंद्र बरदाई अपने प्रबंध के रचयिता भी है और एक चरित्र भी। एलियट ने आधुनिक काल में भोक्ता और रचयिता के अलगाव की एक शर्त माना है रचना की श्रेष्ठता के लिए, पर भारतीय परंपरा में ये दोनों महाकवि सजग रूप से अपने को भोक्ता और रचयिता के संपुष्ट भूमिका में रखते हैं। क्या ये भारतीय मानस के उस द्वैत और अद्वैत की क्रिया और प्रतिक्रिया का अत्यंत सूक्ष्म उदाहरण नहीं है, जिसको एक और अध्ययन का एकदम आरंभ से संकेत किया गया है, जहाँ ये तथ्य के स्तर पर यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यास, वाल्मीकि और चंद्र अपने द्वारा वर्णित घटनाक्रम के समकालीन थे या नहीं, या वे सचमुच में कौन थे। महत्वपूर्ण तत्व यह है कि रचना विधान में कवि और कथा चरित्र को
संप्रक्त भूमिका में उभरते हैं और आमने सामने के समानांतर दर्पण की तरह अर्थ की अंतहीन छवियाँ उपजाते हैं, भोक्ता और रचयिता के अंतर्भाव में दृष्टा हो जाते हैं। आदिकाल के धार्मिक साहित्य सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की रचनाओं में जैसे रहस्य भावना, कर्मकांड, मंत्र के तत्व समाहित है, रासो काव्यों को एक श्रेणी में उसी तरह शिष्ट और लोक साहित्य के तत्व घुल मिल गए हैं। वह पूरा परिदृश्य किसी भाषा में साहित्य की आरंभिक स्थिति का पक्का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। लोक और शिष्ट साहित्य के संक्रमण इस अवस्था में बड़े सहज भाव से होता है। विकास के अगले चरण में सजग भाव से इन तत्वों की मिलावट होती है, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में किए। आदिकालीन संकरण में रचना और प्रसार दोनों से मौखिक परंपरा, विशेष रूप से पाठ और गेय शैली में, और सर्गविहीन कथा गीत का प्रबंध विशेष प्रयोग हुआ है। विशलदेव रासों के आरंभ में राग केदार के निर्देश कर दिया गया है, जो रचना की कोमल, करुण और श्रृंगारिक प्रकृति के अनुरूप है। इस पाठ और गायन में स्वभावतः पाठ के गायन करने वाला कुछ मुद्राओं और चेष्टाओं में सहारा लेगा, जिसे आज इस जगनिक के विकासशील काव्य आलेखंड के पाठ में देख सकते हैं। यूँ कुल मिलाकर के ये रासो रचनाएं अभिनय तो है नहीं, पर प्रदर्शनीय कला जरूर है, जिसकी जड़ें लोक परंपरा में है और वह धीरे धीरे शिष्ट काव्य का रूप ग्रहण करती गई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की भूमिका में लिखा है कि ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्तिलता के कवि ने अपने पाठक को कुछ पुण्य लाभ का प्रलोभन दिया था। पुरुष काणी हो कहो जसु पछावे पुन्नु पदावली में ऐसा जान पड़ता है कि विद्यापति प्रेमी प्रेमिकाओं को मात्र कृष्ण राधा के रूप में परिकल्पित करते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम है वह राधा और कृष्ण ही आश्रय आलंबन है, ऐसा उनका मानना लगता है, और राधा माधव का वह रूप अपने को आराध्य है। इस प्रवृत्ति के कारण ही विद्यापति अपनी गहरी भक्ति भावना के बावजूद काव्य की ऐहिक परंपरा में अधिक निकट आते हैं। कई बार विद्यापति की भक्ति की एक पाखंड के रूप में देखा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के आदिकाल विषयक प्रकरण में तीखे व्यंग के साथ लिखा है कि गीत गोविंद के आध्यात्मिक रंग के चश्मे से आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत मिला है, जैसे विद्यापति के पदों में भी। इस प्रकार इनकी आलोचना और समालोचना इन प्रवृत्तियों की गई है। धन्यवाद।